नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से। आपातकाल को पूरे 48 साल हो चुके हैं और 48 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगा था। तो 48 साल पहले आज ही शुरू हुआ था भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय और इमरजेंसी के ऐलान से 13 दिन पहले इलाहाबाद में पड़ी इसकी नींव। 25 जून 1975 को लगा था आपातकाल। इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी और 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ था आपातकाल। तो आपातकाल को 48 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन यादें अभी तक हरा है। और इसी के साथ साथ 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, जब सभी अपने घरों में कैद हो गए थे। और इसी के साथ साथ आज भी आपातकाल को याद करके कुछ लोग डर उठते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल लागू किया गया। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फरीखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल लागू किया गया। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया था और 12 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाने की बुनियाद रखी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया और लोकसभा चुनाव में गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी भी पाया गया, जिसके कारण उनका चुनाव भी रद्द कर दिया गया। और इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां अदालत ने उन्हें राहत देते हुए पीएम बने रहने की अनुमति दे दी। लोगों का मानना है कि सत्ता जाने के डर से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी और मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष दिल्ली से बने हुए हैं और मनीष इसी के साथ साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज ही का वो काला दिन है जिसे आज जब भी कोई याद करता है तो डर उठता है कि आखिरकार कितना बुरा वो वक्त था और ये उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वक्त का सबसे काला अध्याय था। तरीके से दौर में आपातकाल लगाया गया और इस तरीके से जब आपातकाल लगाया गया ठीक है पीयूष, हम लौटेंगे। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और इसी के साथ साथ हम मनीष का रुख कर लेते हैं। तब तक मनीष, आज का ये दिन याद किया जा रहा है, लोग डर उठते हैं, सिहर उठते हैं जब भी वो वक्त याद करते हैं और ये इंदिरा गांधी के काल का ये सबसे बुरा अध्याय था। इसके बारे में क्या कुछ आज क्या कहीं कोई कार्यक्रम है इसके विरोध में या क्या कुछ चल रहा है? देखिए कितनी निश्चित तौर से सन 1975 का दिन था, आज ही का दिन था जब सन 1975 में इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट किया था कि इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की। तो वो काला अध्याय के रूप में कहीं ना कहीं देखा जाता है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि और जिस तरीके से एक इमरजेंसी के तौर पर जब आप किसी देश को लेकर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं कई साल पीछे ले जाते हैं। तो वो 2 साल का जो दौर था जिस तरीके से इमरजेंसी लागू की गई थी और सिर्फ बताया जाता है कि माना जाता है कि जिस तरीके से अपने चुनाव को बचाने के लिए या फिर अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसे इमरजेंसी का प्रयोग किया गया था। इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जब सत्ता में है तो कहीं ना कहीं अपने सभी शासित देशों प्रदेशों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हर एक मंडल पे हर एक बूथ पे इसको मनाया जाएगा। माना जा रहा है कि सभी प्रदेश के मुख्यालयों पे काला दिवस मनाया जाएगा। जिस तरीके से जो इमरजेंसी में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आपको पता होगा कि इस समय प्रधानमंत्री के मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जनसंपर्क अभियान चल रहा है और तमाम बड़े नेता शीर्ष नेता वो उन प्रदेशों में है जहां बीजेपी की सरकार है तो वहां पे जन जन जाके अपनी सरकार की जहां उपलब्धि बता रहे हैं, वही विपक्ष की जो नाकामियां थी वो भी गिनाने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी अगर नाकामी देखेंगे, सबसे बड़ा अगर काला अध्याय देखेंगे तो वो आज का दिन है 25 जून। आज वही तिथि है 25 जून 1975 जब इमरजेंसी की घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जो उस तरह का अध्याय था जिससे कैसे पूरी एक देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम किया गया था और सिर्फ लोकतंत्र की
हत्या करके अपने सत्ता को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अध्याय को एक पूरे काले दिवस के रूप में मनाते हुए, साथ ही नाकामी कांग्रेस की नाकामी को कहीं उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज जन जन तक लेगी जाएगी। सभी प्रदेश मुख्यालयों पे, सभी बूथ मंडल स्तर पे कार्यक्रम किया जाएगा। जो शीर्ष नेता हैं वो समय की जो बातें थी, जिस तरीके से लागू किया गया था, जिस तरीके से बैन लगाए गए थे, जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के, तो उनको जिस तरह से बंद किया गया था, उन पर बैन लगाया गया था, उनको भी बताया जाएगा। उसके बाद किस तरीके से संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरह से दोबारा सत्ता में आके जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसको लेके आज कहीं ना कहीं जो जनसंपर्क अभियान है उसी के तहत ये सारे कार्यक्रम भी रखा जाएगा। इसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र करेंगे और कहीं ना कहीं एक काला दिवस के रूप में, काले अध्याय के रूप में इसको मनाते हुए दिखाया जाएगा। एक बड़ा क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, 1 साल से कम का समय बचा है जब आप चुनाव के बीच में होंगे और ऐसे में इस काले अध्याय को याद करके कांग्रेस या कहें विपक्ष की नाकामी को कहीं ना कहीं उजागर करना एक बड़ा पहल होगी और देखना होगा किस तरीके से, जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, जिस तरीके से सभी दिशा निर्देश दिए गए कि सभी मुख्यालयों सहित सभी मंडल में इसका काला दिवस मनाया जाएगा, जन जन तक इसको लेके जाएगा। किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जी कीर्ति। मनीष, इसी के साथ साथ आपका रुख हम करेंगे, पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, भले ही आज इमरजेंसी का काला अध्याय मनाया जा रहा हो, बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें देश की सबसे पुरानी पार्टी की तो वो यही कहती है कि आज भी अघोषित इमरजेंसी ही तो चल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, जनता पर मार, ये भी तो अघोषित इमरजेंसी है। तो विपक्ष के पास यानी कि कांग्रेस के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। आप देखिए जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया, रातों रात ये बताया जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों तक को ये बताया था कि आपातकाल ऐसी दी जा रही है। रातों रात ये फैसला लिया गया और बताया जा रहा है। नहीं पीयूष, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक बार कहूंगी अपनी टेक्निकल टीम से जरूर इसे दुरुस्त करें। मनीष, लेकिन मेरा भी सवाल आपसे यही है कि बेशक से आज इमरजेंसी का काला अध्याय बनाया जा रहा हो, उसे याद किया जा रहा हो और बीजेपी एक बार फिर से इसे जनता के बीच में लेकर के जाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन कांग्रेस के पास भी कहने के लिए है कि आज भी अघोषित इमरजेंसी ही तो चल रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है और जनता कितनी मार झेल रही है। देखिए, निश्चित तौर से विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना। सरकार की जिस तरीके से काम कर रही है, एक तरफ सरकार अपनी 9 साल की उपलब्धियां गिनाती नजर आ रही है, वहीं अगर विपक्ष देखेंगे तो एकजुट होने का एक कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी पटना में 2 दिन पहले। पर जिस तरीके से अगर आप विपक्ष के तौर पर देखेंगे, सबसे बड़ा दल आता है, राष्ट्रीय पार्टी आती है कांग्रेस, वो खुद में संगठित नजर नहीं आती है और उसने तमाम बार विपक्ष को घेरने की कोशिश की है। उनके नेता, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, विदेश पे जाते हैं, चाहे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनके किस से देश की जो छवि है इसको विश्व पटल पे रखने की कोशिश करते हैं, वहीं पे देश की छवि को खराब करने का या कहें उसको उसके विपरीत बोलने का काम करते हैं राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे मजबूत विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी वो दिखता नजर नहीं आता। एकजुट होने की कोशिश जरूर की थी, कवायद जरूर की थी, पर जिस तरीके से अगर आप आज के दिन को देखेंगे और आज के दिन के इतिहास को देखेंगे तो इमरजेंसी घोषित की गई थी, लागू की गई थी। अघोषित इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी में बहुत अंतर होता है। शायद ये चीज़ समझने में अभी भी समझ के भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष, तो ये उनकी नादानी होगी, क्योंकि आप देश एक दोबारा चुनाव के मूड में है, चुनाव के एकदम मुहाने पे खड़ा है और ऐसे में अगर आप अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करते हुए और जो सरकार है उसकी नाकामियां गिनाने का काम करेंगे तो वो ज़्यादा फायदे में होगा, ना कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करें। इस तौर पर आप देखेंगे किस तरीके से जब इमरजेंसी घोषित की गई थी, करीब 1.25 साल का समय था जब पूरी देश में इमरजेंसी घोषित थी। तमाम संगठन थे जिन पे आपने बैन लगा दिए गए थे और उसके बाद उन लोगों को घर से बाहर निकलने पे पाबंदी थी। तमाम तरीके के जो लोकतांत्रिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी। तो एक तरीके से आप उस समय को याद करते हैं तो लोगों के बीच जो उस समय के लोग हैं, जो उस दौर के लोग हैं, अगर आप उनसे भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक काले अध्याय के रूप में ही उसको देखते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर से एक काला अध्याय के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी किस तरह से इसको प्रेजेंट करती है ये देखना होगा। जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान चल रहा है और विगत 1 महीने से अभियान चल रहा अपने अंतिम दौर में है, ऐसे में
विपक्ष को एक घेरने का मौका, एक मजबूती के साथ घेरने का मौका है। और आज शायद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तमाम प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में जब वो अपना काला दिवस मनाने की जो घोषणा की है उसको जब लागू करती है और कहीं ना कहीं इसको लेके चलेगी, तो जिस तरह से जनसंपर्क अभियान में करके रखना चाहती। ठीक है मनीष, हम वापस लौटेंगे आपके पास। अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपातकाल की बरसी पर पंचजन्य का लेख, हिटलर से की इंदिरा गांधी की तुलना और कवर पेज पर इंदिरा गांधी और हिटलर की तस्वीर लगाई गई है। आपातकाल को भुला देने और भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक लिखा है। और दो तानाशाह, एक जैसी इबारत। जैसे यूरोप में हिटलर के अपराधों को भुलाने पर पाबंदी है, वैसे ही भारत में आपातकाल को भुलाने पर पाबंदी होनी चाहिए। आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य, और इस पांचजन्य में आज हिटलर और इंदिरा गांधी की तुलना की गई है, और ये अपने आप में एक बड़ी तुलना है। अगर आज हिटलर को भी याद किया जाता है तो उनके तानाशाह वाले शासनकाल को भी याद किया जाता है, और अगर उनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जाती है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा निशाना है कांग्रेस के ऊपर। आपातकाल की बरसी पर पांचजन्य का ये जो लेख है एक बार फिर से विवादों में जरूर आएगा, और इस पर एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे। आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य, जिसमें यह कहा गया है कि आपातकाल को भुलाने पर पाबंदी होनी चाहिए, इसे कतई भी नहीं भुलाया जा सकता है। इतिहास के ये वो पन्ने हैं जिन्हें कभी भी पलटा नहीं जा सकता है, उन्हें बार बार पढ़ा जाएगा, बार बार आगे आने वाली पीढ़ी को बताया जाएगा कि कितना दर्दनाक वो समय था। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि हिटलर की तानाशाही रवैये को जिस तरह से कभी नहीं भुलाया जा सकता और पाबंदी भी है, वैसे ही भारत में भी आपातकाल को भुलाने पर पाबंदी होनी चाहिए। और ये आरएसएस के पांचजन्य में लिखा गया है, वो आरएसएस जिस पर बैन लगा दिया गया था इमरजेंसी के वक्त में, उस आरएसएस के पांचजन्य में यह लिखा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर अगर हिटलर से इंदिरा गांधी की तुलना की गई है तो एक बार इस पे फिर से राजनीति गर्मा जाएगी। तो देखिए आपातकाल की बरसी पर पांचजन्य का ये लेख। चलिए अब आगे बढ़ रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा का दौरा है आज, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे के दौरान सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर समेत 3 सफल अभ्यर्थियों का सम्मान भी करेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा में 1387 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। 1070 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और 317 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जीपीयू ऑडिटोरियम में सेफ कल्चर सेफ मिशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं, और नोएडा में आना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसी के साथ साथ टॉपर इशिता कपूर से भी मिलेंगे। सुबह 10:30 बजे नोएडा के हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद 10:40 से 11:50 बजे तक नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में रहेंगे। और इसी के साथ साथ स्टेडियम में पुलिस की गाड़ियों और वाटर स्प्रिंकलर की गाड़ियों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों प्राधिकरण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। पीयूष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। पीयूष, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आ रहे हैं। ऐसे में क्या तस्वीरें हैं और इसी के साथ साथ क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है नोएडा, दिल्ली एनसीआर में, बताएं।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे मंच सजकर तैयार है और यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे, जिसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात करें, इसके अलावा जसवंत सिंह सैनी की बात करें, ब्रजेश सिंह की बात करें, सांसद है जो यहाँ के महेश शर्मा, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ अभी भी की जा रही है। और आपने बारिश का जिक्र किया, और देखिए यहाँ पे जो पानी है जो बारिश की वजह से यहाँ पे लग गया है, उसको यहाँ पे सुखाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। चूंकि अचानक से ये बारिश हुई तो थोड़ी बहुत पानी है जो जल जमाव है वो हो गया है, लेकिन उसको लगभग निकाला जा चुका है और तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। करीब 1718 करोड़ के आसपास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, करीब 124 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा और नोएडा को देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रामनाथ गोयनका मार्ग की बात करें जो यहाँ से यानी कि नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम के पास थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वहाँ पे भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो टॉपर है इसिता, उनसे भी बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तमाम कार्यक्रम तो है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिश में जल जमाव जैसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो निश्चित तौर पर अगर अव्यवस्था की स्थिति दिखाई देगी तो आम जनता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी गुस्सा आ सकता है। ऐसे में तमाम अधिकारियों ने क्या कुछ कार्य किया है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं किसी भी तरीके से पानी को कम किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे गाड़ियों को जो कि पुलिस को दिया जाना है उनको हरी झंडी दिखाना है, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति हो गई है, वहाँ पे रेत डाला गया है ताकि पानी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कम हो सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी लोकप्रियता है कि जनता पर कहीं ना कहीं असर देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको तस्वीरों में दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आप दूर तलक नजर डालेंगे क्योंकि अभी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं वक्त है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से अलग अलग जो गेट हैं वो बनाए गए हैं। और यहाँ पे प्रशासन की ओर से तैयारी चूंकि कल से ही की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश आई और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अव्यवस्था थोड़ी बहुत जरूर हुई है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास की बात करें या उद्घाटन की बात करें तो तमाम जो अलग अलग परियोजनाएं, खास बात यह है कि एक रोबोट फैक्ट्री का जहाँ पे रोबोट बनाया जाता है उसका भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे की अगर हम बात करें तो करीब 50,000 जो रोबोट है वो एक साल में बनाने का लक्ष्य वहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही उस रोबोट फैक्ट्री की ये खासियत है कि वहाँ पे जो रोबोट्स है वही कहीं ना कहीं रोबोट को बनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो कमांड है वो जो व्यक्ति है वो देते हुए नजर आएंगे। तमाम जो कार्यक्रम है वो आज कहीं ना कहीं तय किए गए हैं और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि ठीक है पीयूष, ताजा हालातों को देखते हुए, बारिश के हालातों को देखते हुए, जल जमाव के हालातों को देखते हुए कोई ऐसा भी कार्यक्रम है जो रद्द किया जा रहा है या स्थगित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या फिर तैयारियां जो है वो दुरुस्त कर ली गई है ताकि कोई भी कार्यक्रम स्थगित ना करना पड़े? देखिए, फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि जहाँ ये कार्यक्रम तय किए गए हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना है, वहाँ पे निश्चित रूप से बारिश की वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर हुई है और कहीं ना कहीं उस अव्यवस्था को दूर करने का जो प्रयास है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से किया जा रहा है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जहाँ पे ये मंच बना हुआ है, जहाँ पे ये जनसभा होनी है, संबोधन होना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो कुर्सियां हैं वो अब लगभग भर गई है। चूंकि अभी भी कार्यक्रम में थोड़ा बहुत वक्त है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस बारिश में भीग कर भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं, जो इस जनसभा को सुनना चाहते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो करीब 3,000 से ज़्यादा जो जवानों की तैनाती है वो यहाँ पे, अगर हम बात करें पूरे नोएडा की की बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए कहीं ना कहीं की गई है। पोस्टर बैनर अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बात करें, ग्रेटर नोएडा के लिए बात करें, नोएडा के लिए बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में कहीं ना कहीं अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे।
तो निश्चित रूप से आज का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 6 बजे के आसपास तक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस ठीक है। तरीके से और जब इतना वक्त बिताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में, तो पीयूष, आपको भी पता होगा नोएडा को लेकर के एक मिथक है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आता है फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो लेकिन पिछले साल भी ये मिथक तोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य पर विश्वास करते हैं, मिथक पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि कई मुख्यमंत्रियों ने ये कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि जो भी कहीं ना कहीं नोएडा जाता है वो कहीं ना कहीं अगली बार चुनाव नहीं जीतता है या सत्ता में वापसी नहीं कर पाता है। और लेकिन इस मिथक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा, और न सिर्फ इस मिथक को तोड़ा, बाकायदा उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि ये एक महज मिथक है और हम फिर से सरकार में आएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार में आई और पूरी तरीके से उस मिथक को तोड़ा गया। और लगातार आपने देखा, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरे पर आ चुके हैं और कई बार कई जो सौगात है महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वो कहीं ना कहीं नोएडा को दे चुके हैं। और इसी कड़ी में आज भी काफी महत्वपूर्ण जो सौगातें हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा को देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और हर सेक्टर की बात करें, चाहे फ्लाईओवर की बात करें, तो आपने देखा कि परथला स्थित जो फ्लाईओवर है वो खुल जाएगा तो करीब 5 से 7 लाख लोगों को उससे वहां से फायदा होगा। यानी कि जो रूट डाइवर्जन था उसकी वजह से वो रूट डाइवर्जन नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा नोएडा के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही रोबोटिक फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें रोबोट बनाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से न सिर्फ रोबोट बनाए जाएंगे बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी वहां पे हजारों लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा। और यही नहीं, विदेश के भी लोग कहीं ना कहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार निवेश कर रहे हैं और इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। इसके साथ हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक बैठक जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, वो जरूरी भी हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी जरूरी हो जाती है। पीयूष, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बता दें, जो नोएडा में रहते हैं या फिर नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से कोई लोग नोएडा आना चाहते हैं, तो कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया, खासतौर पे नोएडा सेक्टर 21 की बात करें तो इस रूट पर कहीं ना कहीं अभी से ही ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए जो ट्रैफिक के पुलिस के जवान हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यानी कि अगर आप 12-22 होते हुए कहीं ना कहीं मेट्रो तक जाने के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ पे अभी आप फिलहाल इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, यानी कि सेक्टर 21 होकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर तय किए गए हैं और जहां पे ये कार्यक्रम जिस समय पर तय किए गए उससे आधे घंटे पहले कहीं ना कहीं वहां पे इस तरीके के रूट डाइवर्जन किए जाएंगे। तो करीब जहां जहां ये कार्यक्रम है करीब आधे घंटे का वक्त होगा जब कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किया जाएगा आधे घंटे पहले से, और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक कहीं ना कहीं उसी तरीके से रूट डाइवर्ट रहेगा। करीब कार्यक्रम खत्म होने के 10 से 15 मिनट के बाद उस रूट को खोला जाएगा पूरी तरीके से। कल नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से बात करें, अधिकारियों की ओर से बात करें तो बाकायदा कहीं ना कहीं एक रूट मैप कहीं ना कहीं जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं की है, लेकिन आज का जो दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो काफी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम पर। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।